हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं रोहित मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने कॉलेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आई होप आप बिल्कुल अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में बिल्कुल लगे होंगे। तो आज का जो हमारा सेशन है वो है फंडामेंटल ऑफ एंटोमोलॉजी सेकंड, और आज का जो टॉपिक है मेरा इसके अंतर्गत वो है टूल्स ऑफ आईपीएम, यानी कि एकीकृत कीट प्रबंधन के उपकरण। ठीक है, तो आईपीएम के टूल्स कौन कौन से हैं और इसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट जो कि एंटोमोलॉजी का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और इसके जो टूल्स की अगर बात की जाए तो इसके टूल्स जो है वो कई सारे इसके विभिन्न उपकरण हैं, जैसे कि कीटों की सही समय पर निगरानी हो गया, उनकी सही जो है वो जो है इंस्पेक्शन हो गया, सही समय पर उसका निरीक्षण हो गया और इवैल्यूएशन हो गया, उनका सही मूल्यांकन करना। ठीक है, और कीटों को नियंत्रण करने की जो विधियां हैं उनको विकसित करना, मतलब कीटों की संख्या को कहीं ना कहीं कम करना, ये सारे इसके प्रमुख रूप से इसके उपकरण हैं, जिन उपकरणों को हम प्रयोग करके जो है वो कीटों की संख्या को आर्थिक क्षति स्तर तक पहुंचने से रोका जा सके, उसे हम कहते हैं कीटों के मतलब कि इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट टूल्स कहे जाते हैं। ठीक है, तो ये सारे टूल्स जो होते हैं वो आईपीएम एक निर्णय लेने वाली, कह सकते हैं हम कि आईपीएम एक निर्णय वाली तकनीकी है, और निर्णय लेने से पहले कीट और फसल पारिस्थितिकी यानी कि क्रॉप इकोलॉजी तंत्र के बारे में बहुत सारी जानकारी की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं क्या कहते हैं, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट एक निर्णय वाली प्रणाली है कि इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट के द्वारा हम ये निर्णय लेते हैं कि किस विधियों का कीटों के नियंत्रण की किस विधियों का प्रयोग सही तरीके से किया जाए, जिसके कि कीटों की संख्या को कम समय में कंट्रोल कर लिया जाए और उससे आर्थिक नुकसान ना होने पाए। तो जैसे कि मान लीजिए किसी फसल में कीटों का आक्रमण है, तो कीटों को निर्णय लेना है कि किसान को निर्णय लेना है कि उसमें कौन सी नियंत्रण विधियों का प्रयोग किया जाए जिसमें खर्च भी कम लगे, यानी लागत कम लगे और कम समय में जो है वो, और वातावरण को भी नुकसान कम पहुँचे, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी अच्छी हो, तो उस प्रकार की विधियों का उपयोग उसमें किया जाए नियंत्रण के लिए, जो स्वास्थ्य के लिए, पर्यावरण के लिए, आर्थिक दृष्टिकोण से जो लाभकारी हों, इन विधियों का जो है वो निर्णय लेना उसके लिए होता है कि आईपीएम ये बताता है कि किस तरह से विधियों का उपयोग करना है। तो ये निर्णय लेने की क्षमता के ऊपर जो है वो होता है। ठीक है, तो और साथ साथ जो है फसल की परिस्थिति, क्रॉप का इकोसिस्टम को देखकर भी कीटों का नियंत्रण किया जाता है, ताकि ये सारी जानकारी इसकी विशेष आवश्यकताएं हैं। इसलिए आईपीएम के उपकरणों में कीटों की निगरानी, ठीक है, निगरानी और पूर्वानुमान, निर्णय समर्थन प्रणालियां, सही निर्णय लेना और कीट आबादी को दबाने के लिए उपयोग की जाने वाली विभिन्न विधियां शामिल हैं। तो बात करेंगे अगर हम टूल्स ऑफ आईपीएम की, आईपीएम के उपकरण में प्रमुख रूप से समय समय पर इंस्पेक्शन ऑफ इंसेक्ट हो गया, मॉनिटरिंग ऑफ इंसेक्ट जो है वो फोरकास्टिंग हो सकता है, और कहीं ना कहीं जो है वो इंसेक्ट की संख्या को ईटीएल लेवल तक पहुंचने से रोकना, ये सारे इसके विभिन्न प्रकार के टूल्स ऑफ आईपीएम कहे जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि आईपीएम के कौन कौन से उपकरण हैं, तो आईपीएम के कई सारे उपकरण हैं, जैसे हो गया इंस्पेक्शन हो गया यानी निरीक्षण करना, निगरानी करना यानी मॉनिटरिंग करना। ठीक है, इसके अलावा जो है वो इंसेक्ट फोरकास्टिंग हो गया यानी कि कीटों का पूर्वानुमान करना। ठीक है, और कीटों की संख्या को ईटीएल लेवल से पहुंचने से रोकना, ये सारे इसके विभिन्न प्रकार के उपकरण जो है वो होते हैं, जिससे कि कीटों की संख्या को नियंत्रित किया जा सके। ठीक है, तो ये सारे इसके टूल्स होते हैं। अब बात करेंगे, सबसे पहला जो टूल्स है वो कीटों की निगरानी और पूर्वानुमान। ठीक है, मॉनिटरिंग एंड फोरकास्टिंग ऑफ पेस्ट। ठीक है, मॉनिटरिंग एंड फोरकास्टिंग ऑफ पेस्ट की बात करें तो फाइटोफैगस कीटों और उनके प्राकृतिक शत्रुओं की निगरानी, प्रबंधन, निर्णय लेने के लिए आईपीएम में एक बुनियादी उपकरण है। ठीक है, तो जो फाइटोफेगस इंसेक्ट हैं और नेचुरल एनिमीज हैं, उनकी इंस्पेक्शन के लिए, उनका मैनेजमेंट के लिए आईपीएम एक क्या है कि आधारभूत उपकरण कहा जाता है, और इसकी निगरानी के लिए कीट वितरण, बहुतायत में परिवर्तन का अनुमान, कीट के जीवन इतिहास और कीट की आबादी पर विभिन्न जैविक, प्राकृतिक शत्रु और अजैविक
जलवायु के कारकों को प्रभाव की जानकारी की आवश्यकता होती है। कहने के मतलब कि निगरानी के लिए कीट का वितरण, बहुतायत पर परिवर्तन, उसका अनुमान, कीट के जीवन और कीट की आबादी का विभिन्न जैविक, प्राकृतिक शत्रु और अजैविक जलवायु प्रभावों की जानकारी की आवश्यकता होती है। ठीक है, कहने के मतलब है कि अगर हम बात करें कि समय समय पर जो है उसकी मॉनिटरिंग और पोस्ट कॉस्टिंग की बात करें तो मॉनिटरिंग से क्या होता है कि अगर हम सही समय पर मतलब कि फील्ड की अगर मॉनिटरिंग करते हैं, सही समय पर निगरानी करते हैं तो कीटों की संख्या की हमें जानकारी प्राप्त होती है और ये देखा जाता है कि कीटों की संख्या जो है वो जो है EIL लेवल से ऊपर ना जा सके, यानी EIL लेवल से ऊपर आर्थिक दहलीज स्तर से पार करके आर्थिक क्षति स्तर तक ना पहुंचने पाए, ये हमें देखना होता है। क्योंकि आर्थिक क्षति स्तर पर अगर पहुंच गई तो फिर वो कीटों की जो है वो आर्थिक रूप से जो है वो फसल का नुकसान करेगी, तो उसको रोकना हमें ये इंस्पेक्शन से होता है। साथ साथ जो है वो इंसेक्ट की पूर्व जानकारी, कीटों के आक्रमण की पूर्व जानकारी होनी चाहिए, पूर्वानुमान होना चाहिए कि कीटों की संख्या कब किस तरह जो है वो ज़्यादा जो है बढ़ सकती है। जैसे मान लीजिए कि क्या होता है कि जब आपका जून जुलाई का मौसम होता है, बरसात होती है, बरसात की फर्स्ट रेनफॉल जब होती है तो बहुत सारे कीटों की संख्या में तेज़ी से वृद्धि होती है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि आपका जैसे कि लोकस्ट की संख्या हो गया, अगर लोकस्ट की बात करें तो लोकस्ट जो है वो पहाड़ी क्षेत्रों से जो है वो मैदानी क्षेत्रों की ओर बहुत तेज़ी से माइग्रेट होते हैं और एग लेइंग करते हैं, बहुत तेज़ी से उनके एग्स जो है वो निकलते हैं और बहुत सारी संख्या में वो जो है वो फैल जाते हैं। तो इस प्रकार से जो है वो बहुत ज़्यादा धान की फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो लोकस्ट की संख्या की जो है वो मॉनिटरिंग की जाती है, जो लोकस्ट ऑर्गेनाइजेशन सेंटर्स हैं। ठीक है, लोकस्ट जो फोरकास्टिंग सेंटर है वहाँ पर समय समय पर मॉनिटरिंग की जाती है कि कब जो है इनकी संख्या बढ़ रही है, उसको किस प्रकार से नियंत्रण करना है। अगर पूर्वानुमान से कीटों की संख्या के विषय में फैलने की जानकारी हो जाती है तो हम नियंत्रण की पहले से विधियों को विकसित कर लेते हैं और नियंत्रण के उपायों को विकसित कर लेते हैं और उन्हें अपने फील्ड पे लागू कर देते हैं, जिससे कि उनकी संख्या जो है वो ना बढ़ने पाए। तो इस प्रकार से इंसेक्ट की संख्या को नियंत्रित किया जा सकता है। तो निगरानी के माध्यम से और जो है पूर्वानुमान के माध्यम से कीटों की संख्या को नियंत्रित किया जा सकता है। इसके अलावा प्राकृतिक जो शत्रु हैं और अजैविक जलवायु कारकों के प्रभाव की जानकारी भी आवश्यकता होती है। ठीक है, तो कहने का ये मतलब है कि जो हमारे प्राकृतिक शत्रु हैं, जो प्रेडिएटर्स हैं, उनकी भी संख्या जो है वो अच्छी होनी चाहिए, मतलब कि प्रेडिएटर्स के द्वारा भी कीटों की संख्या को कम किया जा सकता है। ठीक है, तो हमें निगरानी करने से ये पता चलता है कि जो हमारे मित्र कीट हैं उनकी संख्या कितनी है और शत्रु कीट है उनकी संख्या कितनी है, किस प्रकार से नियंत्रण हो रहा है। तो भी हम निगरानी से ही हमें पता चलता है कि कब हमें किस मात्रा में जो है रसायनों का उपयोग करना है या नहीं करना है। इन सभी चीज़ों की जानकारी हमें प्राप्त होती है। उद्देश्यों के आधार पर निगरानी क्षेत्र व्यापी आधार पर या खेत स्तर की जा सकती है। तो कहने का मतलब है कि जो निगरानी होती है, इंस्पेक्शन होता है, ठीक है, जो मॉनिटरिंग होती है वो व्यापक स्तर पे भी होती है और क्षेत्र स्तर पे की जाती है। व्यापक स्तर का मतलब होता है निगरानी जब बड़े क्षेत्रफल में की जाती है, किसी बड़े क्षेत्र पर जो निगरानी की जाती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए जो है कोई एरिया हो गया, मतलब जिला हो गया, पूरे जिले लेवल में अगर कोई मॉनिटरिंग की जा रही किसी पेस्ट की, तो वो हो गया आपका व्यापक मॉनिटरिंग कहा जाता है। और किसी विशेष क्षेत्र में, किसी गांव में, प्लेस में मॉनिटरिंग की जा रही है तो उसे हम क्या कहते हैं कि क्षेत्रीय मॉनिटरिंग कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से लोकलाइज मॉनिटरिंग के नाम से जो है वो जाना जाता है। ठीक है, क्षेत्रीय निगरानी की बात करें, रीजनल मॉनिटरिंग की, तो बड़े पैमाने पर निगरानी कार्यक्रम कई महत्वपूर्ण कार्यों को पूरा करते हैं। कृषि के लिए खतरा पैदा करने वाले विदेशी कीटों का पता लगाना। ठीक है, तो बड़े पैमाने पर निगरानी कार्यक्रम कई महत्वपूर्ण कार्यों को पूरा करते हैं, कृषि के लिए खतरा पैदा करने वाले विदेशी कीटों का पता लगाते हैं। तो क्षेत्रीय निगरानी कार्य में मतलब किसी
प्रॉपर किसी एरिया में, किसी गांव में, किसी प्लेस में जब हम कीटों की निगरानी करते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं, तो उसे हम जो है क्षेत्रीय मॉनिटरिंग कहते हैं। कहने का मतलब है कि हम इसे रीजनल मॉनिटरिंग के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या है, किसी विशेष कीट का पता लगाया जाता है कि किसी विशेष क्षेत्र में कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, केवल क्षेत्र के कीटों के विषय में जानकारी प्राप्त होती है कि कोई जो है किसी विशेष क्षेत्र में कोई बाहरी कीट तो नहीं आक्रमण कर रहा है। ठीक है, कोई नया कीट या कोई बाहरी कीट, विदेशी कीट जो है वो अगर प्रवेश करता है तो किसी क्षेत्र विशेष में उसकी जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, नए कीटों का पता लगाने या ज्ञात कीट की प्रजातियों के वितरण और जनसंख्या प्रवृत्तियों का दस्तावेजीकरण के लिए एक विस्तृत क्षेत्र में बार बार सर्वेक्षण करना। ठीक है, तो नए कीटों का पता लगाने और ज्ञात कीट की प्रजातियों के वितरण, जनसंख्या प्रवृत्तियों का दस्तावेजीकरण करने के लिए एक विस्तृत क्षेत्र में बार बार सर्वेक्षण जो है वो किया जाता है, जिससे उनकी संख्या को ज्ञात किया सके। विभिन्न परिस्थितिक, जलवायु और जैविक कारकों को समझने के लिए आंदोलन सर्वेक्षण जो कि कीट की आवाजाही को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो विभिन्न पारिस्थितिक, जलवायु और जैविक कारकों को समझने के लिए आंदोलन सर्वेक्षण कीटों की आवाजाही को प्रभावित करते हैं। कहने का मतलब है कि विभिन्न क्षेत्रों की जो जलवायु होती है, क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं, ठीक है, इसके अलावा जो होती हैं कि उनकी जैविक कारक जो होते हैं, बायोलॉजिकल फैक्टर होते हैं, कीटों का जो है वो सर्वेक्षण का जो आंदोलन होता है जो कि कीटों की आवाजाही को प्रभावित करता है। तो जब हम समय समय उनकी मॉनिटरिंग करते हैं, उनका सर्वेक्षण करते हैं, उनकी निगरानी करते हैं, तो कीटों की जो आवागमन होता है, कीटों का जो है प्रभाव होता है फसलों के, वो कहीं ना कहीं कम होता है। ठीक है, ये भी प्रभाव पड़ता है मॉनिटरिंग के द्वारा। और महत्वपूर्ण कीटों के लिए आदर्श पैटर्न और पीढ़ी शिखर पर निर्धारित करना, महत्वपूर्ण कीटों में कीटनाशक प्रतिरोध के विकास का पता लगाना। ठीक है, तो जब हम समय समय पर निगरानी करते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं फील्ड की, तो हमें शत्रु और मित्र कीटों की संख्या का पता चलता है, कीटों का कितना प्रभाव हो रहा है, कितनी उनकी संख्या बढ़ रही है, किस समय बढ़ रही है, और क्या उनके प्रॉपर होस्ट हैं, कौन सी फसल, इन सभी के विषय में जानकारी मिलती है। एवं इसके अलावा जो है वो जो फसल के अंदर प्रतिरोधक क्षमता है, टॉलरेंस कैपेसिटी है, रेजिस्टेंस कैपेसिटी है, उस कीटों के लड़ने के प्रति इसकी भी जानकारी हमें सही प्राप्त होती है। और जब इसकी जानकारी हमें सही प्राप्त होती है तो उसी प्रकार की नियंत्रण की विधियों को हम उसमें लागू करते हैं। ये चीज़ इसके अंदर होता है। ठीक है, और साथ साथ जो है कीटों के अंदर क्या परिवर्तन आ रहे, कीटों के अंदर कैसी रेजिस्टेंस कैपेसिटी, जो भी हम इंसेक्टिसाइड का यूज़ कर रहे हैं उसके प्रति कीटों में कैसे क्या एक्शन है, क्या रिएक्शंस है, किस प्रकार से रेजिस्टेंस कैपेसिटी उनके अंदर डेवलप हो रही है, इसकी भी जानकारी हमें मॉनिटरिंग के माध्यम से प्राप्त होती है। ठीक है, और सही समय पे कि कीटों में जो उनका कीटों का लाइफ साइकिल है वो किस प्रकार से परिवर्तन हो रहा है, इसकी भी हमें जानकारी जो है वो मॉनिटरिंग के माध्यम से प्राप्त होती है। इसलिए टाइम टू टाइम जो है वो फसल में मॉनिटरिंग करना बहुत ही आवश्यक जो है वो होता है। अब बात करेंगे स्थानीयकृत नमूनाकरण यानी लोकलाइज्ड सैंपलिंग की बात करें। जो अगला टूल्स है वो है लोकलाइज्ड सैंपलिंग। लोकलाइज्ड सैंपलिंग में क्या होता है छात्रों कि खेत स्तर पर स्थानीयकृत नमूनाकरण निम्नलिखित पहलुओं पर जानकारी प्रदान करने का काम करता है। ठीक है, तो जो आपका लोकलाइज्ड सैंपल होती है जो है कि स्थानीयकृत नमूनाकरण प्रिय है, मतलब किसी सैंपलिंग का मतलब होता है कि किसी विशेष क्षेत्र का जो है वो अलग अलग क्षेत्रों से सैंपल लिए जाएं और उसको देखा जाए कि कीटों की संख्या किस प्रकार से है। तो लोकलाइज्ड सैंपल में विशिष्ट क्षेत्र में कीटों की अंतर फसल गतिविधि का पता लगाना। ठीक है, लोकलाइज्ड सैंपलिंग के माध्यम से किसी विशेष क्षेत्र में कीटों की अंतर फसल और गतिविधि का मतलब कि कीटों का क्या इंटरेक्शन है फसल के साथ, किसी विशेष क्षेत्र में कीट और फसल का क्या जो है इंटरेक्शन है, आपस में क्या साथ संबंध है, क्या दोनों पर प्रभाव है, ये चीज़ों का पता लगाया जाता है। किस प्रकार से फसल और कीट के बीच जो है वो अंतरः संबंध है, इसकी जानकारी। इसके अलावा खेत में संक्रमण के पैटर्न का निर्धारण करना, खेत में जो है वो संक्रमण का जो पैटर्न है, कीटों के आक्रमण का, संक्रमण का जो पैटर्न है उसकी सही जानकारी जो है वो प्राप्त होती है। इसके अलावा कीट के अंतर पौधे वितरण का निर्धारण,
ठीक है, कीट और पौधे का जो है वो आंतरिक जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसका सही रूप से निर्धारण किया जाता है। किसके द्वारा? लोकलाइज्ड सैंपलिंग के द्वारा। कीट निगरानी से तात्पर्य किसी कीट पर निरंतर निगरानी रखना और खेत में उसके घनत्व को मापना। ठीक है, तो कीट की निगरानी से मतलब है कीट इंसेक्ट इंस्पेक्शन की बात करें तो इंसेक्ट इंस्पेक्शन किसी कीट पर निरंतर निगरानी रखना और खेत में उसके घनत्व को मापना, ये चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो कीटों की सही रूप से अगर हम निगरानी करते हैं तो उससे हमको जो है वो कीट की निगरानी समय रखी जाती है और खेत का जो डेंसिटी है उसको मापा जाता है, मतलब कि कीटों का जो घनत्व है उसको हम उससे मेज़र कर सकते हैं और कीटों की संख्या मतलब कितना बढ़ रही है आर्थिक दहलीज स्तर तक जो है वो पहुंचने से उसको रोकना और उस तक पहुंचने की हम ज्ञात कर सकते हैं। कीटों की संख्या की बात ये है कि कीटों की संख्या किस स्तर पर है इसकी सही जानकारी मिलती है और स्तर की जब सही जानकारी मिलती है तब हम ये डिसाइड करते हैं कि हमें कीटों के नियंत्रण करने की आवश्यकता है कि नहीं है। ठीक है, कि कितना हमें जो है वो उस पर खर्च करना, उनमें रासायनों का उपयोग करना है कि नहीं करना है, मतलब कि जो भी कंट्रोल के मेजर्स हैं उनको अप्लाई करना है कि नहीं करना है, इनकी सटीक जानकारी हमें जो है मॉनिटरिंग के माध्यम से प्राप्त होती है। ठीक है, ताकि इस जानकारी का उपयोग उसके खिलाफ नियंत्रण उपाय शुरू करने के लिए किया जा सके। कीट की स्थिति, उसके बायोटाइप की उपस्थिति या उसके विषाणु में परिवर्तन, किसी निश्चित समय पर प्रचलित कीट अवस्था, कीट के प्रति खेत में की गई फसल की जीनोटाइप प्रतिक्रिया, प्रकोप की सीमा, क्षति की स्थिति आदि के बारे में जानकारी आईपीएम निर्णय लेने के लिए सावधानी पूर्वक डिजाइन किए गए निगरानी कार्यक्रम के माध्यम से प्राप्त की जाती है। ठीक है, तो जो समय समय पर जो निगरानी कार्यक्रम है उसके माध्यम से कई महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। जैसे कीटों का जो जीनोटाइप है, जीनोटाइप का मतलब क्या है कि जैसे हम कीटों के अंदर क्या जीनोटिपिकली क्या परिवर्तन आ रहे हैं, ठीक है, कि इस कीटों में आनुवांशिक क्या परिवर्तन आ रहे हैं, इसकी जानकारी प्राप्त होती है कि जो भी हम जो हम कीटनाशी जो है अप्लाई कर रहे हैं फसल के अंदर, उससे कीटों के जीन्स में क्या परिवर्तन आ रहे हैं, कीटों में किस प्रकार से उसके रिएक्शंस आ रहे हैं, इसकी जानकारी हमें सही मॉनिटरिंग में प्राप्त होती है। कीटों की कौन सी अस्थायी अवस्था है, खेत और कीट में जीनोटाइप से कैसे परिवर्तन आ रहा है। ठीक है, प्रकोप की जो सीमा स्तर है वो किस प्रकार से है, मतलब कि जो कीटों का प्रकोप है उसके जो सीमा है, लिमिट्स है, वो किस स्तर पर है, ईटीएल पर है या ईआईएल पे है, इसकी सही जानकारी प्राप्त होती है। और आईपीएम निर्णय की सावधानीपूर्वक डिजाइन निगरानी। ठीक है, और आईपीएम के द्वारा सही विधियों का प्रयोग करना, सही विधियों को प्रयोग करने का निर्णय लेना, ये सभी हमें निगरानी कार्यक्रम के माध्यम से प्राप्त होता है। ठीक है, जब सही निगरानी कार्यक्रम डिसाइड होता है तो कीटों की सही संख्या प्राप्त होती है, सही अवस्था प्राप्त होती है और उस अवस्था में हमें कीटनाशक को अप्लाई करना है कि नहीं करना है, इसकी सही जानकारी हमें प्राप्त होती है और सही समय पर हम जो है सही निर्णय ले करके कीटों का सही रूप से नियंत्रण जो है वो कर सकते हैं इन जो है वो मॉनिटरिंग के द्वारा। ठीक है, मॉनिटरिंग और सैंपलिंग के द्वारा। फोरकास्टिंग पेस्ट अटैक एंड आउटब्रेक्स, कीटों के हमलों और प्रकोप का पूर्वानुमान। तो कीटों के हमलों और प्रकोप का कह सकते हैं, इसे हम क्या कह सकते हैं, पेस्ट फोरकास्टिंग। ठीक है, पेस्ट फोरकास्टिंग मतलब कि कीटों की संख्या का पूर्वानुमान लगाना। तो सफल आईपीएम कार्यक्रम का एक प्रमुख साधन कीटों के हमलों का सटीक पूर्वानुमान है ताकि प्रबंधन उपायों की योजना अधिकतम दक्षता के साथ बनाई जा सके। कहने का ये मतलब होता है, पहले ही बता चुका हूं आपको कि फोरकास्टिंग का मतलब पेस्ट फोरकास्टिंग क्या है। पेस्ट फोरकास्टिंग का मतलब क्या है कि कीटों की संख्या, ठीक है, कीटों की संख्या की सही जानकारी प्राप्त करना, मतलब कीटों के आक्रमण के पूर्व ही कीटों के पूर्वानुमान की जानकारी प्राप्त करना, यानी कि खेत में कीटों की संख्या के आक्रमण के पहले ही ये जानकारी मिल जाए कि कीटों की संख्या का आक्रमण अब हमारे फसल में होने वाला है। अगर ये किसान को सही समय पर जानकारी मिल जाए तो किसान बिल्कुल रेडी रहे, तैयार रहे कि कीटों का आक्रमण हमारी फसल पर हो तो हम ये चीज़ें कर दें। तो पहले से ही जब वो किसान जो है
तैयार रहेगा, कीटों के नियंत्रण की विधियों को विकसित किए रहेगा कि किस विधि को हमें अप्लाई करना है, तो वो तैयार रहेगा, तो फिर कीटों का आक्रमण जो है वो फसल पे नहीं हो पाएगा और फसल पूर्णतः बच जाएगी। अगर वो नहीं तैयार रहेगा तो फिर वो जो है बहुत समस्या आ जाएगी। जैसे मान लीजिए अगर मौसम पूर्वानुमान जैसे है, अगर मौसम की जानकारी किसान को मिल जाती है कि जो है 1-2 दिन में बारिश होने वाली है या ओला पड़ने वाले है, जो भी है, तो किसान सही समय पर अपनी फसल को बचा लेगा, कटाई मड़ाई सही समय पर कर लेगा या और चीज़ें हैं, तो इस प्रकार से फसल का नुकसान जो है वो बच जाएगा। तो इसलिए जो है वो सही जानकारी अगर किसान को प्राप्त हो जाए कि कीटों का आक्रमण इस समय फसल में हो सकता है या कीटों का होगा अगले कुछ दिनों में, तो किसान सावधान हो जाएगा और सही तरीके से कीटों की निगरानी और निरीक्षण, मॉनिटरिंग और जो है उसे कंट्रोल की विधियों को विकसित कर लेगा, जिससे फसल को नुकसान से बचा सकता है। ठीक है, और सफल पूर्वानुमान तकनीक यथासंभव सरल होनी चाहिए, बिल्कुल कि जो पूर्वानुमान की टेक्निक्स हैं बिल्कुल सरल होनी चाहिए, और फसल की फेनोलॉजी के साथ साथ कीट के जीव विज्ञान और पारिस्थितिकी के विस्तृत ज्ञान की आवश्यकता होती है। कहने का मतलब कि जो सफल पूर्वानुमान तकनीक है वो यथासंभव सरल होनी चाहिए और फसल की फेनोलॉजी के साथ साथ कीट के जीव विज्ञान और पारिस्थितिकी के विस्तृत ज्ञान की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि जो है अगर जो है कीटों की पूर्वानुमान तकनीक बिल्कुल सरल होनी चाहिए ताकि आसानी से जो है वो समझ में आ जाए कि किस प्रकार के कीटों का आक्रमण कब हो, मतलब कि बिल्कुल विश्वसनीय होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए, जो सही जानकारी सटीक होनी चाहिए कि प्राप्त हो, जिसके साथ साथ कीटों का सही रूप से नियंत्रण किया सके और सही रूप से जो है वो इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन किया जा सके। पूर्वानुमान उभरने या घटित होने की चेतावनी के रूप में या कीट की गंभीरता के बारे में अधिक सटीक जानकारी के रूप में हो सकता है, जो आमतौर पर मॉडलिंग या जीवन तालिकाओं के माध्यम से प्राप्त किया जा सके। ठीक है, तो पूर्वानुमान उभरने या घटित होने की चेतावनी के रूप में या कीट की गंभीरता के बारे में अधिक सटीक जानकारी के रूप में हो सकता है, आमतौर पर से मॉडलिंग हो गया, जीवन तालिकाओं के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। तो इस प्रकार से जो है वो डिजीज पेस्ट फोरकास्टिंग से हम कीटों का सही समय पर सही नियंत्रण कर सकते हैं। अब बात करेंगे निर्णय लेने की जानकारी। तो डिसीजन मेकिंग सिस्टम की अगर बात की जाए तो किसी विशेष कीट नियंत्रण विकल्प का आकलन, मूल्यांकन और चयन करते समय किसान जो है निम्नलिखित प्रमुख कारकों को ध्यान में रखता है। यानी कि जो डिसीजन मेकिंग सिस्टम है कि जैसे मान लीजिए कीटों का प्रकोप हो गया है तो हमें डिसीजन लेना है कि किस प्रकार की विधियों का हमें उपयोग करना है जो कि कीटों का नियंत्रण टाइमली करें और हमारे जो मतलब लागत है किसान की उसको भी कम किया सके। तो हर चीज़ को ध्यान में दे करके हम डिसीजन मेक करते हैं कि किस प्रकार के डिसीजन को हमें लेना है, किस प्रकार की विधि से हमें कीटों का नियंत्रण करना है। ठीक है, समस्या और संभावित समाधानों के बारे में किसानों की धारणा, नियंत्रण विकल्पों का मूल्यांकन कैसे किया जाता है यह किसान के उद्देश्यों पर निर्भर करेगा। किसान जो है वो गारंटी शुदा खाद्य आपूर्ति का विकल्प चुन सकते हैं, जबकि वाणिज्यिक किसान लाभ के बारे में अधिक चिंतित हैं। व्यवहार विकल्पों की संख्या उपलब्ध संसाधन निर्धारित बाधाओं पर निर्णय करेगी। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है वो कई प्रकार के जो है कि नियंत्रण के जो तमाम प्रकार के निर्णय लेने की क्षमता है वो किसानों के ऊपर है कि किस प्रकार के निर्णय लेते हैं। ठीक है, मतलब कि अपनी आर्थिक दशा को और अपने प्राकृतिक संतुलन तमाम चीज़ों को ध्यान में दे करके उन्हें सफल डिसीजन लेना है कि कीटों के नियंत्रण की कैसे विधियों को अप्लाई किया जाए जो सरल तरीके से, सुलभ तरीके से और इको फ्रेंडली हो, जिससे कीटों का नियंत्रण जो है वो किया जा सके सही समय पर। और साथ साथ जो है उनका लागत पर भी, हालांकि जो भी नियंत्रण की विधियां हैं उसमें कितना कॉस्ट आएगी, कितना उससे नुकसान होगा, कितना जो है वो फायदा है, क्या है, उस चीज़ों को भी ध्यान देना है। उसका भी समय समय पर इवैल्यूएशन किया जाना चाहिए और कम से कम लागत पर प्रभावी नियंत्रण प्रदान करने वाली रणनीति को कार्यान्वयन के लिए चुना जाना चाहिए। मतलब कि कम से कम जिसमें लागत हो, कम से कम लागत वाली विधियों का उपयोग किया जाना चाहिए और ये भी देखना चाहिए कि जो हमारे लिए आर्थिक दृष्टिकोण से लाभकारी हो और हमारे पर्यावरण, स्वास्थ्य और इन चीज़ों को विशेष रूप से ध्यान देने होंगे। कम से कम लागत वाली जो प्रभावी नियंत्रण की विधियां हैं उसको ही सेलेक्ट करना चाहिए कीटों के नियंत्रण करने के लिए। ये निर्णय लेना जो है वो चाहिए। IPM सूचना
विज्ञान और वेब, ठीक है। तो आईपीएम इंफॉर्मेटिक्स एंड वेब की बात करें तो आईपीएम सूचना और वेब आधारित निर्णय समर्थन प्रणाली, आईपीएम निर्णय लेने का सफलतापूर्वक समर्थन करना, एकीकृत उच्च गुणवत्ता वाली जानकारी की उपलब्धता पर निर्भर करता है जो संगठित और तुरंत वितरित की जा सके। कहने का मतलब है कि जो आईपीएम सूचना विज्ञान और वेब है, यानी कि आईपीएम के माध्यम से निर्णय लेने की प्रणाली सफलतापूर्वक समर्थन करना और उच्च गुणवत्ता। कहने का मतलब है कि जो भी नियंत्रण करने की जो विधियां हैं वो बिल्कुल जो है वो उच्च गुणवत्ता वाली हो, सटीक हो, सही है, सटीक हो, और जिससे प्रभावी नियंत्रण जो है वो कीटों का किया जा सके। तो इस प्रकार की विधियों को अपनाना चाहिए जो बिल्कुल से जो है वो उच्च गुणवत्ता वाली हों, एकीकृत हों, मतलब सफलतापूर्वक से लागू किया जा सके और संगठित और तुरंत वितरित किया, और तुरंत उसे जो है वो क्रमबद्ध तरीके से संगठित करके व्यवस्थित किया जा सके। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी इस उद्देश्य के लिए बेहद उपयोगी है, ठीक है। तो यानी कि सूचना और जो संचार तकनीकी है वो इसको जो है वो उसके लिए काफ़ी बेहद उपयोगी है। तो जो आपका सूचना और संचार तकनीकी है उसके माध्यम से हम जो है आईपीएम को अच्छे से लागू कर सकते हैं। आईपीएम सूचना विज्ञान आईपीएम में कंप्यूटर का उपयोग संदर्भित करता है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि आईपीएम का जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उसका उपयोग करके हम आईपीएम को और प्रभावी बना सकते हैं। मोस्टली आईपीएम में हम कंप्यूटर का उपयोग करके तमाम प्रकार की जानकारी इंटरनेट के माध्यम से लेकर के हम और प्रभावी नियंत्रण विधि को जो है वो अपना सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि जैसे तमाम प्रकार की इंफॉर्मेटिक्स टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, इंटरनेट, इसका उपयोग करके हम आईपीएम को और प्रभावी बना सकते हैं और सही तरीके का, सही विधियों का सिलेक्शन कर सकते हैं जिसके माध्यम से हम सही निर्णय ले सकते हैं और प्रभावी नियंत्रण को हम जो है उपयोगी बना सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है वो ये तमाम प्रकार के जो टूल्स थे वो हमने आज आपको पढ़ा दिया, ठीक है, कि आईपीएम के कौन कौन से टूल्स थे जिनके द्वारा हम कीटों का सही समय पर सही जो है वो नियंत्रण जो है वो कर सकते हैं और सही विधियों को हम विकसित इसके द्वारा कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आप बिल्कुल अच्छे से समझ गए होंगे। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मिलेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।